तो यहाँ पर कौन सा पूछा जाता है एग्जाम्स में, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का पार्ट है और कौन सा फिजिकल फिटनेस जो है स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनका डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था आपको कि इन दोनों को मिलाने से ही बनता है मोटर फिटनेस। ठीक है, इनको ही मोटर फिटनेस। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक समान इंसान को चाहिए होता है, जनरल फिटनेस कहते हैं इसीलिए इसको। ये खिलाड़ी को तो जनरल चाहिए ही चाहिए, जनरल के साथ साथ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि उसे एक अलग प्रकार के मूवमेंट परफॉर्म करने होते हैं अपने गेम्स में। सो दैट्स वाई उसको क्या चाहिए होता है, जो खिलाड़ी है उसे उसके खेल के लिए स्पेशल प्रकार की फिटनेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि गेम में आपने देखा है कि किसी भी डायरेक्शन में बॉल मूव हो सकती है या किसी भी डायरेक्शन में आपके बॉडी को मूव करना पड़ता है, कितनी भी स्पीड आपको चलनी पड़ती है। तो इसीलिए हमें एक सामान्य के अलावा, ये तो खिलाड़ी के अंदर भी होगा, सबके अंदर होगा, समान लोगों के अंदर भी होगा, लेकिन खिलाड़ी अलग क्यों होते हैं? तो दैट्स वाई इस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जो होते हैं ये उनके अंदर एक स्पेशल तरीके के होते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। एक्चुअली देखिए, जो लोग शायद अभी आए होंगे उनको इसलिए नहीं पता चल पा रहा होगा पूरी बात, कि मैं पिछले बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ ज्यादा। लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये बात की हुई थी और ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में ये 5 कंपोनेंट्स आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, मैंने ये भी आपको बताया था कि कैसे पूछेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको बॉडी कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछना है तो या तो पूछेगा, ठीक है, या तो ऐसे दे सकता है, ये नाम हटा देगा, is defined as the relative percentage of fat and lean body mass। ठीक है, यही चीज पूछेगा आपसे, या पहले डैश कर देगा, यहां से ये नाम हटा के डैश कर देगा। ठीक है, और लास्ट में बोल देगा कॉल्ड। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो डायरेक्टली आपको बताना है, ऑप्शन में आ जाएगा बॉडी कंपोजिशन, ओबेसिटी, फिटनेस, इस तरीके से आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैंने बताया था बॉडी कंपोजिशन को पकड़ने का ट्रिक क्या है, लीन बॉडी। ये लीन वाला बॉडी जैसे ही आप देखेंगे, या फिर आप देखेंगे फैट टिश्यूज, ठीक है, या टिश्यूज, मसल्स, बोन, ठीक है, इससे अगर हम देखेंगे तो हम इसको तुरंत पकड़ सकते हैं और वहां तुरंत बता देंगे कि बॉडी कंपोजिशन है। इस प्रकार मैंने सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको पकड़ने के ट्रिक बताए हैं। केवीएस में ऐसे ही देता है, ये डायरेक्टली क्या करेगा, जैसे मस्कुलर इंडोरेंस है तो क्या कहेगा, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स ग्रुप टू एग्जीक्यूट रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, बस यहाँ पे इज कॉल्ड करके ऐसे और एक डैश करके क्वेश्चन मार्क बना देगा, नीचे दे देगा मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंडोरेंस, या फिर आपका दे देगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, या दे देगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखिए आपको कंफ्यूज कर रहा है, स्ट्रेंथ चारों में है, तो ये आपको समझना है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आपको मस्कुलर इंडोरेंस के बारे में समझना है तो मस्कुलर मतलब मैंने आपको बताया था कि मसल्स की ऐसी क्षमता जो लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करके काम करे। तो इसका मतलब क्या है कि जहां भी आप ये देखिएगा कि टाइम पीरियड की बात आ रही है या ये बात आ रही है वर्क अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, या फटीग वर्ड भी आपको दिखता है, तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा इंड्योरेंस की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड देखिए, इंड्योरेंस, प्योर इंड्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मसल्स की बात भी हो रही है। अगर यहाँ पर प्योर इंड्योरेंस तब होता जब आपके लंग्स या फिर आपकी हार्ट की कहीं ना कहीं बात हो रही होती। ठीक है, तो यहाँ पर प्योर इंड्योरेंस हो जाता, फिर ये मस्कुलर इंड्योरेंस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर मसल्स की बात हो रही थी, और मसल्स आपका देर तक कार्य कर रहा है, टाइम पीरियड तक काम करता है, तो ये आपका मस्कुलर इंड्योरेंस हो गया। ठीक, तो ये समझने का मैंने आपको कई सारे ट्रिक्स बताए हैं। कार्डियो रिस्पिरेटरी को देखिए, अब आ गया कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस, या फिर कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस भी कहा जाता है। कभी कभी आपने बहुत बार इस टर्म को पढ़ा होगा, कार्डियोवास्कुलर। ये देखिए, ये कार्डियोवास्कुलर जो है ना इंड्योरेंस, ये आपका यूज होता है बेसिकली स्पोर्ट्स
हम कह सकते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम इंड्योरेंस को, स्टेमिना को कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग की भाषा में, अगर स्पोर्ट ट्रेनिंग की बात की जाए तो यही सिंपली इंड्योरेंस भी बोला जाता है, सिंपल इंड्योरेंस बोला गया। तो आप तब भी ये भी यही होता है, आपका मेन यही है। लेकिन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में थोड़ा सा स्पेशल साइंटिफिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कार्डियो रिस्पिरेटरी भी कहेंगे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या नाम साइंटिफिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिजियोलॉजी वर्ड में कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, और रिस्पिरेटरी का मतलब होता है लंग्स। ये मैंने शॉर्ट बताया था आपको। तो यही चीजें आपको पकड़नी है और समझनी है ट्रिक से, ठीक है। तो जब भी कभी भी हार्ट एंड लंग्स की बात आ जाएगी, इनकी क्षमता की बात कहेगा, ठीक है, तो आप तुरंत आप याद रखेंगे कि इसे हम क्या कहेंगे? हम इसको इंड्योरेंस कहेंगे, या फटीग की बात होगी कहीं ना कहीं। जहां भी ये फटीग की बात हुआ और ये सब की बात हुई, आपको तुरंत बताना है कि इंड्योरेंस की बात हो रही है। मस्कुलर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, ये सब मैंने आपको लास्ट लाइन में बता दिया था। चलते हैं आगे। और आज हमारा जो अब सेशन शुरू होगा, जो हम आज पढ़ेंगे, ये हमारा है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस, या इसको हम स्पेसिफिक फिटनेस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लेयर को एक तरीके से अलग प्रकार का फिटनेस चाहिए। अब स्पेशल प्रकार की फिटनेस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेशल प्रकार की फिटनेस होती क्या है। क्योंकि जब हाई लेवल परफॉर्मेंस करना होता है, मूवमेंट्स हमारे बहुत अच्छे लेवल पे होने चाहिए, सामान्य से अलग होनी चाहिए, तो वहां पर हमें परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस की जरूरत पड़ती है, उसके कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे दिस एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि हाई लेवल परफॉर्मेंस आपका सिर्फ गेम में ही हो, ठीक है, बट गेम में इसलिए इसको रखा जाता है ज्यादातर क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट टिपिकल मूवमेंट्स जो होते हैं वो गेम्स में ही होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बॉडी स्किल्स की जरूरत पड़ती है वो गेम सिचुएशन में ही, अच्छी प्लेयर्स परफॉर्मेंस कंपटीशन में ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है। विच आर प्रीरिक्विसाइट इन स्पोर्ट्स एंड इन सर्टेन जॉब्स, ठीक है, कुछ और भी सर्टेन जॉब्स हो सकते हैं जहां पर आपको स्पेशल प्रकार की फिटनेस जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप फैक्ट्री में ऐसा काम कर रहे हो लेबर का, जहां पर कुछ अलग प्रकार की फिटनेस आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में ही चाहिए। बट यहाँ पर हम स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर इन पर प्रेशर ज्यादा डाला है। थ्रू स्किल रिलेटेड फिटनेस इज जनरली नोन एज स्पोर्ट फिटनेस और मोटर फिटनेस। मैंने आपसे बोला था ना, मोटर फिटनेस भी कहते हैं, स्पोर्ट फिटनेस भी कहते हैं, बट इट इज वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये गेम के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स अपने अंदर डेवलप करता है, एंड मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको अलग परफॉर्मेंस करना है तो आपके बॉडी के अंदर कितने प्रकार की क्षमता और अलग से होनी चाहिए, तो वहां पर आपका होगा एजिलिटी, ठीक है, क्या होगा? एजिलिटी। नेक्स्ट वन इज बैलेंस, एबिलिटी, पावर, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइम और स्पीड। अब इन चारों में मैं आपको पांचों में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, छह जो है। अच्छा, इसमें एक टर्म एजिलिटी है और एक टर्म कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों में डिफरेंस भी बताएगा क्या होता है? सर एजिलिटी को ही अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बोलते हैं। नहीं, अभी चेंज हो गया। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, आपकी बात सही है कि पहले एजिलिटी के नाम से ही ज्यादातर जानते थे, फिर अभी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के नाम से हो गया है। लेकिन दोनों का थोड़ा सा मतलब भी चेंज हुआ है। एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन में ये मतलब चेंज हुआ है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन टाइम। व्हाट इज रिएक्शन टाइम? तो इसमें आप देखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, रिएक्शन टाइम इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। बस ये वर्ड याद रखिएगा, स्टिमुलस, क्विकली रिस्पॉन्ड ऑन स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना। कोई भी उत्तेजना आपको मिला, कोई भी उत्तेजना आपको मिला और उस उत्तेजना पर जो आपकी बॉडी ने पहली रिस्पॉन्स की, कोई भी आपको सिग्नल मिला। यहाँ पर कभी कभी आपको डेफिनेशन में सिग्नल वर्ड भी देखने को मिलेगा
या स्टिमुलस वर्ड देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपका सिग्नल वर्ड देखने को मिला तो आप तुरंत समझिएगा कि ये क्या किसकी बात कर रहा है, रिएक्शन टाइम की बात कर रहा है। देखिए कैसे हम समझते हैं। अब देखिए रिएक्शन टाइम भी यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं है, अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन टाइम। किसी को पता है 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कोई जानता है 2 प्रकार के रिएक्शन टाइम? कोई बात नहीं, 2 प्रकार सर के एक होते पहले से होता है, हैं। जी सही बोला, बताइए। सर एक पहले से पता होता है, जैसे सर कोई भी ट्रैक रेस होने से पहले हमें पता होता है सर। जी और हाँ, उसको जो कहते हैं सर सिंपल पता नहीं रिएक्शन होता है, टाइम। यस सर, और और एक कॉम्प्लेक्स होता है रिएक्शन टाइम। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम। आइए समझते हैं। गुड, अच्छा आंसर है आपका, सही है, बस आप थोड़ा सा उसको ठीक है। अब देखिए सिंपल रिएक्शन टाइम में क्या होता है, सिग्नल नोन होता है, मतलब हमारे बॉडी को कब भागना है या कब रिएक्ट करना है हमारे ब्रेन को पहले से पता होता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये वाला फिगर आप देख रहे होंगे, इसमें ये प्लेयर खड़ा है और ये अब दौड़ना चाहता है। तो ये दौड़ेगा तभी कि इसको पता है, इसके ब्रेन को पता है कि ये जब तक गन शॉट नहीं होगा तब तक हम रेस से भाग नहीं सकते। और जैसे ये गन, इसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं कि गन शॉट होने पे ही पहले रिएक्ट करना है, गन शॉट होने पे ही रिएक्ट करना है। तो इसको सिग्नल पहले से पता होती है, और उस सिग्नल मिलते ही जो आपका पहला क्विक रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी की, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। जब सिग्नल पता हो तो आपका सिग्नल नोन हो, इसको कहते हैं सिग्नल नोन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी हो जाएगा। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड में है, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपके प्लेयर्स इस साइड भी खड़े हैं जो आपके साथी हैं, कोई प्लेयर यहाँ भी खड़ा है, ठीक है, और कोई उधर भी खड़ा है। तो इसमें आपको पता नहीं होता है कि कब किस टाइम कौन सा प्लेयर मुझसे बॉल मांग ले, ठीक है। कभी ये भी मांग सकता है बॉल आपसे, ये भी बॉल आपसे ले सकते हैं, और पीछे से भी आवाज ये आपको दे सकता है। तो तीनों प्लेयर में क्या हो सकता है, बॉल मांगने के लिए आपको अलग अलग जगहों से आवाज आ सकती है। तो इसमें आपका सिग्नल क्या होता है, इसमें सिग्नल हमारा कैसा है, अननोन है। कैसा है, सिग्नल हमारा अननोन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। मतलब किसी भी प्रकार से मतलब हमारा रिएक्ट करना, किसी भी डायरेक्शन में हमको रिएक्शन करना पड़ सकता है। बस आपको एक बार ध्यान देना है, दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें सिग्नल जो होगा पहले से नोन होता है, उसको हम सिंपल रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, अननोन होता है सिग्नल, जिसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। समझ में आ रही क्लास, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, बात करते हैं पावर, ठीक है। ये रिएक्शन एबिलिटी समझ में आ गया। रिएक्शन एबिलिटी यही होता है कि जब भी कोई मतलब आपका सिग्नल मिला आपको, और उस सिग्नल पर आपकी बॉडी ने जो स्टिमुलस या कोई उत्तेजना मिली आपको, और क्विक रिस्पांस जो हमारा सबसे पहले हुआ, जो भी आपका क्विक रिस्पांस होगा, वही जो पहली रिस्पांस आपकी बॉडी देगी, एक स्थिर पोजीशन के बाद कोई भी पहली रिएक्शन आपकी बॉडी ने दिया, वही आपकी रिएक्शन एबिलिटी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन एबिलिटी वाला आता है, जैसे कुछ डायरेक्टली ये वाला वर्ड हटा देंगे, ऐसे पूछेंगे, इज एन, देखिए यहाँ पे डैश कर देंगे आपको, इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू क्विकली रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस, बस कॉल्ड, यहाँ पे लिख दिया कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, ऐसे ही करके पूछा जाता है क्वेश्चन। आपने देखा भी होगा केवीएस के एग्जाम्स में ये वाला आता है कि नहीं आता है, ऐसे ही वो क्या करते हैं, मैंने देखा है केवीएस वालों में कि वो लोग क्या करते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे ये थ्योरी लिखी हुई है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अब इन्हीं से डायरेक्ट वो क्वेश्चन मतलब यही थ्योरी ही उठा लेते हैं, और यहाँ जो मेन वर्ड आना चाहिए था, मतलब जिसको ये डिफाइन करना चाह रहे थे, उसी को ये ब्लॉक कर देते हैं, मतलब उसी पे डैश कर देंगे। अब आपको बताना है कि वहां पर क्या फिट होगा। ऐसा क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा है केवीएस में? अरे कोई तो रिएक्ट करो भाई, हम ऐसा थोड़ी नहीं बता रहे हैं, ये भी फर्स्ट अपने टाइम मन से दूंगा नहीं ना, सर। अपने मन से तो नहीं बता रहे ना। दिया नहीं अभी तक। नहीं दिया है अभी तक। अच्छा, किसी ने दिया नहीं है, और कोई तो दिया होगा भाई। सैंपल सैंपल पेपर में देखा हुआ है। हाँ डायरेक्ट दिखा दिया तो सर।
टीजीटी ठीक लिया है, है। कोई बात नहीं है। आप लोग की केवीएस की बस मिलेगी बहुत ही जल्द, आप लोगों को क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था वो मिल जाएगा आप सभी को क्वेश्चंस। जो मेरा 25,000 क्वेश्चन का टारगेट है, 25,000 क्वेश्चंस, इसमें कुछ छूटेगा नहीं आपसे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट, और सारे 25,000 क्वेश्चन PYQs होगा। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे संबंधित होगा। तो बहुत ही जल्द ये आने वाला है, बस सर काम चल टाइम रहा हो है। गया। सर टाइम भी तो बहुत कम बचा। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। मैं बता दूं आपको, मार्च में आपका पेपर होगा केवीएस का, ठीक है। बढ़ सकता और है। सर टीजीटी। कौन सी? यूपी सर टीजीटी? टीजीटी। यूपी यस सर। टीजीटी? यूपी टीजीटी यस अभी सर। इंतजार करना पड़ेगा, अप्रैल से पहले कुछ नहीं होगा। सर डी सर आप ट्रिपल बोले एस थे बी 10 ईयर। सर आप बोले चलिए थे इसके 10 ईयर बारे में का हम भी लास्ट में बात करना कर है। लेंगे, अभी सभी के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे 10 मिनट पहले। ओके अभी ये अपना पढ़ ओके। लेते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट हमारा क्या है? पावर। नेक्स्ट फिटनेस कंपोनेंट जो है परफॉर्मेंस के लिए चाहिए खिलाड़ी को, वो है पावर। खिलाड़ी अगर पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, तो पावर होता क्या है? पावर, मैंने आपको बताया था, पावर में दो चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ प्लस, बताइए, स्पीड। स्पीड। पावर में स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। जब आपका स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों एक साथ मिलता है, तो जो आपका क्षमता निकलता है वही आपको कहला जाता है पावर, पावर स्ट्रेंथ और स्पीड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। एग्जाम्पल, ऑल जंपिंग इवेंट्स एंड थ्रोइंग इवेंट्स। जितने भी जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, आप देखा होगा उसमें पावर का इस्तेमाल बहुत होता है, क्योंकि जंप करने में आपको क्या करना पड़ेगा, पैरों की मान लीजिए आपको हाई जंप करनी है, तो हाई जंप करने के लिए आपके पैरों का पावर, जमीन में आप जितना तेज पैर को रिएक्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो उतना ज्यादा आपको क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना तेज हम पैर, तो पैर में तेजी भी चाहिए और पैर में पावर भी चाहिए। दोनों जब एक साथ लगाते हैं तब हमारा जंप जो होता है वो हाई जाता है। तो चाहे वो हम वर्टिकल जंप करें और चाहे वो हम हॉरिजॉन्टल जंप करें। देखिए ये हॉरिजॉन्टल जंप हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल जंप हो गया। तो दोनों में आपको वो चाहिए। ऐसे ही थ्रोइंग इवेंट्स में, जैसे आपका कोई भी थ्रो करिए, शॉर्टपुट वगैरह हो, या फिर क्रिकेट में अगर हम बॉलिंग भी करते हैं, या क्रिकेट में जैसे हम फील्डिंग भी करना है और बाउंड्री से हमें बॉल फेंकना है, रन आउट करना है, तो क्या खाली हाथ का स्ट्रेंथ लगाएंगे? हाथ को झटके से नहीं फेंकते हैं, क्या हाथ में झटका नहीं देते हैं, तेजी नहीं लाते हैं ना, क्योंकि तभी हम चाहते हैं कि हमारा जब बॉल पहुंचे। तो इन सब जगहों पे जो आपका यूज होता है उसे ही हम पावर कहते हैं। मतलब ताकत के साथ साथ जब पावर लग रहा है किसी चीज, ताकत के साथ साथ वो चीज में स्पीड भी लग रही है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। समझ में आई बात? तो इसको पकड़ने के लिए आप ये देखिएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिले किसी स्टेटमेंट में, तुरंत वहां पे पावर आपको टिक करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? एक अच्छे खिलाड़ी के पास बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि खेलों में किसी भी प्रकार की मूवमेंट्स करनी पड़ सकती है, विथ बॉल विदाउट बॉल, है ना। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और बैलेंसिबिलिटी की प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। नॉर्मल बैलेंस नहीं चाहिए। तो आपने देखिए यहाँ पर ये परफॉर्मेंस कर रही हैं, ठीक है। ये कौन सा परफॉर्मेंस है, कोई बताएगा ये कौन सा इवेंट है? बैलेंसिंग बीम, ठीक है। ये जिम्नास्टिक में लड़कों का भी होता है कि सिर्फ लड़कियों का होता है? सर ओनली फॉर गर्ल्स। ओनली फॉर गर्ल्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी केवीएस जो हुआ था अभी आपका 2022 में, वहां पर आया था कि कौन सा इवेंट सिर्फ लड़कियों के जिम्नास्टिक में होता है, उसमें एक ऑप्शन काटना था आपको। नहीं, ऐसा पूछा था कौन सा, हाँ, जो लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है जिम्नास्टिक में। आपको बताता चलूं, हाँ, 6 इवेंट होते हैं बॉयज के लिए जिम्नास्टिक में और 4 इवेंट होते हैं गर्ल्स के लिए। उसमें से सिमिलर इवेंट्स बताने थे, तो ये मैंने जिम्नास्टिक पढ़ाया था पिछली बार, तो वहां पर अभी पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। तो जिम्नास्टिक में वहां पर मैंने बताया था कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है।
हॉर्स नाम से था एक इवेंट, वो नहीं होता है उनका। हाँ वॉल्टिंग होता है, मैं बता दूं आपको, वॉल्टिंग होता है, ठीक है, टेबल वॉल्टिंग, टेबल वॉल्टिंग, ठीक है। इसी टेबल वॉल्टिंग में आपने देखा होगा कि दीपा कर्माकर, हमारे भारत की दीपा कर्माकर इसकी अच्छी खिलाड़ी अभी इस समय उभरती हुई, तो दीपा कर्माकर वॉल्टिंग इनका इवेंट है मेन। और एक होता है फ्लोर एक्सरसाइज। ये दो इवेंट लड़के और लड़कियों में सेम होता है, ठीक है। तो यही था आपका ऑप्शन। आइए आगे बात करते हैं स्पीड। तो स्पीड तो सभी को पता होगी। अच्छा, हमें ये पूरा बैलेंस नहीं बताया मैंने। बैलेंस इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाइल मूविंग और इन अ स्टेशनरी पोजीशन। तो हमारे बॉडी की ऐसी क्षमता, जब हम मूव कर रहे हो या फिर हम स्टेशनरी पोजीशन में हो, तो वो अपनी स्थिरता को मेंटेन कर सके, किसी भी प्रकार से अपनी स्थिरता को मेंटेन कर सके, वही क्षमता हमारी क्या कहलाती है? बैलेंस एबिलिटी कहलाती है। ये बहुत इजी है, जल्दी इसमें से नहीं पूछता है। नेक्स्ट आपका है स्पीड। स्पीड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। किसी भी बॉडी मूवमेंट्स या कोई भी मूवमेंट्स हमारे बॉडी के द्वारा जिसको कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के में कंप्लीट किया जाता हो, वो उस इंडिविजुअल की स्पीड होती है। हर इंडिविजुअल की स्पीड अलग अलग होगी, है ना। तो किसी भी हमारे बॉडी की क्षमता जो किसी भी डिस्टेंस को कम से कम समय में या कम से कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर करे, वही हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकती है। देखिए ये यहाँ पर मैंने दिखाया, सबकी टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। ये 40 मीटर डैश है, इन्होंने 4.38 सेकंड में कंप्लीट किया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एजिलिटी। एजिलिटी इज एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रैपिडली एंड एक्यूरेटली। देखिए एजिलिटी क्या है? एजिलिटी में डायरेक्शन चेंज करना, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जाना। देखिए ये डायरेक्शन चेंज होना, ये आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, इसे हम एजिलिटी कहते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द ability of an individual to perform a motor task by using body movements and senses accurately and fluently। ये देखिए ये आपका कोऑर्डिनेशन है। ये जो है ये क्या है कि आपके सेंस ने किसी भी प्रकार से सेंस करके उसके साथ आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन बैठाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और एजिलिटी क्या होती है कि कितनी जल्दी, कितनी स्फूर्ति से या फुर्ती से आपकी बॉडी किसी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करती है। ये डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रही है, कितना जल्दी चेंज करती है मूवमेंट्स पे, है ना। तो मूवमेंट्स पे चेंज करना एजिलिटी है। और किसी भी इक्विपमेंट्स के साथ या ग्राउंड में, या कह सकते हैं ना कि सेंस ऑर्गन किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं ग्राउंड में, सेंस करके चीजों को, है ना, ओरिएंट करके, समझ रहे हैं, ओरिएंटेशन भी हम कह सकते हैं इसको। तो इसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन किसी प्रकार का भी हो सकता है, बॉल के साथ या जो भी आपका प्लेयर है उसके साथ, है ना। तो कोऑर्डिनेशन आपका ब्रेन का सेंस में आएगा। दोनों ही सेंस ब्रेन से ही आते हैं, इन दोनों में बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं चेंज? इसलिए मैंने इसलिए मैंने आपको फिगर भी दे रखा है, और ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था। अच्छा, एजिलिटी के बारे में पूछा जाता है, तो एजिलिटी को कैसे बताएंगे? चेंज इन डायरेक्शन। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, की वर्ड्स है चेंज इन डायरेक्शन। जैसे ही आपको चेंज इन डायरेक्शन मिला तो उसे क्या कहेंगे, उस क्षमता को क्या कहते हैं? जब हमारे बॉडी जल्दी से जल्दी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और एक्यूरेट रैपिड मूवमेंट में, तो उसे हम एजिलिटी कहते हैं। ये एजिलिटी पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है। सर देख लीजिए जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? पीएस और बाकी चीजों में देखने को मिलते हैं DSSB और KVS, जो कि थोड़ा सी स्टैंडर्ड लेवल के बनाते हैं। स्टैंडर्ड लेवल का इन द सेंस ये है कि मैं बता दूं स्टैंडर्ड का मतलब क्यों है, क्यों DSSB में और क्वेश्चंस आपको थोड़े यूनिक लगते हैं। इसका तरीका ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि CBSE पैटर्न में क्लास 11th एंड 12th में फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट स्टडी कराई जाती है बच्चों की, ठीक है।
चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, सीबीएसई का कोई भी बोर्ड हो, तो वहां पे कराई जाती है। तो ये 11 और 12 क्या है, सीबीएसई का सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा हुआ है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहां पर 11 12 के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि वहां पर 11th में एक चैप्टर है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, मैंने वहीं से ये टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है और इसीलिए इसको बताया भी जाता है आपको। ठीक है, मैंने देखा हुआ है कि 11 और 12 से लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं आपके DSSB में और KVS के एग्जाम में और नवोदय में भी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है मैंने बताया अभी आपको। तो ये क्या करते हैं, कुछ इनके पैटर्न को फॉलो करते हैं और सीबीएसई के जो बुक्स चलाए जाते हैं सीबीएसई में उनको फॉलो करते हैं थोड़ा सा। तो 40% आपके क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे, इनके टॉपिक से मैच करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको भी देखेंगे आगे जब आप फेस करेंगे खुद। तो हम बात करते हैं वेलनेस की। देखिए फिटनेस की तरफ वेलनेस भी एक हमारे बॉडी का एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे फिटनेस जरूरी है वैसे वेलनेस भी जरूरी है। वेलनेस का मतलब क्या होता है, बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज या डिजीजेस कह सकते हैं। ठीक है, या एक ऐसी अवस्था हमारे बॉडी की, हमें किसी प्रकार की कोई शारीरिक कष्ट नहीं है और ना मेंटली मानसिक कष्ट नहीं है, ना सोशली कष्ट है, ना किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो हम वहां पे कह सकते हैं हमारी बॉडी क्या है, वेल मेंटेन है। क्या है, वेलनेस हमारी अच्छी है। वेलनेस के लिए आप बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वेलनेस, छोटे से में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको एक 2 लाइन में समझाना चाहता हूँ कि वेलनेस को देखने के लिए आप बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इसका कीवर्ड समझ लीजिए कि हर प्रकार से, चाहे वो मेंटली हो, कोई उसको परेशानी नहीं है, उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी हम जब फिजिकल फिटनेस पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ फिटनेस यानी कि फिजिकल की क्षमता के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ वेलनेस का मतलब क्या है, वेलनेस का सेंस है हर प्रकार से आपकी एक अच्छी दशा, एक इंसान की शारीरिक मानसिक सामाजिक की जितनी भी दशाएं हैं उस सभी दशाओं में वो क्या है कि वेल मेंटेन है, कोई प्रकार की किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलनेस कहेंगे। और अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी एंड स्वस्थ तभी कहेंगे। अब एक आदमी क्या है, एक आदमी के सारे ऑर्गन्स अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको अंदर से कोई बीमारी नहीं है, उसके सारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, बट मेंटली और इमोशनली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इमोशनली और मेंटली और थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि वो वेल मेंटेन नहीं है, वेलनेस उसकी अच्छी। वेलनेस का मतलब क्या है, हर एक सारे प्रकार से जितने भी मतलब आपका सुखमय जीवन, एक तरीके से हिंदी में समझना आपको तो समझ लीजिए कि सुखमय जीवन, एक सुखद जीवन। ठीक है, सुखद जीवन की प्राप्ति ही क्या है, एक वेलनेस है। ना तो मानसिक है, ना तो शारीरिक है, ना तो सामाजिक है, ना तो भावनात्मक है, और ना तो स्पिरिचुअलिज्म है। मतलब हर प्रकार से, स्पिरिचुअल का मतलब आपका धार्मिक भी है। तो इन सब से आप परिपूर्ण है, इन सब में मतलब इस सब में आपके पास है, तो इसे ही हम वेलनेस कहेंगे। बस आपको यही समझना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं जानना इसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकता है। सर मुझे एक सवाल पूछना था। आप पूछिए। स्टार्टिंग की मैंने क्या क्लास नहीं ले पाई थी सर, मुझे क्या एक एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मतलब बेसिक इनमें क्या, वैसे मुझे डेफिनेशन आती है बट कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। ठीक है, मैं अभी लास्ट के 10 मिनट आप बने रहिए, लास्ट का 10 मिनट जब श्योर सर, इंडिकेशन होगा मैं आपको वहां पर क्लियर करूंगा। ठीक है, डाउट सेशन में। श्योर सर। ठीक ठीक है, यस सर। ओके। ये अभी समझ में आया जो मैंने बताया कि वेलनेस वर्ड क्या है, वेलनेस का मतलब क्या होता है। आजकल वेलनेस यस सर। सेंटर भी खोल रखा है, दिखा आपने। यस सर। वेलनेस सेंटर में आपके सारी चीजें की जाती हैं, वहां पे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, है ना। तो वही वेलनेस सेंटर, मतलब आपकी फिटनेस के डॉक्टर भी होंगे जो कि आपकी ऑर्गन्स की चेकअप करते हैं, मतलब ये सारे, तो ये आपका वेलनेस सेंटर है जिसमें आप हर प्रकार से एक सुखद जीवन जीने की कोशिश करते हैं। बस वही वेलनेस है और कुछ नहीं जानता है।
दूसरे शब्दों में देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की तथ्य या स्थिति ही क्या कहलाती है? वेलनेस। बस एक लाइन का मतलब है, और कुछ नहीं जानना है। अब वेलनेस में क्या क्या तत्व होने चाहिए? यानी फिजिकल वेलनेस आपका अच्छा होना चाहिए, इमोशनल अच्छा होना चाहिए, मेंटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्पिरिचुअल अच्छा होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल होना चाहिए, सोशल अच्छा होना चाहिए। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। 2018 में DSSB 2018 TGT यानी PET वाला जो पेपर था, फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले पेपर में, यहां से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक डायरेक्टली पूछा था कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, वेलनेस का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आते हैं ये कंपोनेंट्स। क्यों है वेलनेस का? समझिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं है, तभी आप वेलनेस आपकी अच्छी है। किसी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी नहीं है, तभी आपको दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल वेलनेस यानी कि सुखद है। फिजिकल वेलनेस का मतलब यहाँ पे सुखद मान लीजिए आप, कोई परेशानी नहीं है, कोई लैक नहीं, किसी की कमी नहीं है आपको। फिजिकल वेलनेस, आपकी बॉडी भी हर किसी प्रकार कोई रोग नहीं है आपको। इमोशनल मतलब कि किसी प्रकार का आपको कोई चिंता नहीं है। मेंटल मतलब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आपके ऊपर है। स्पिरिचुअल मतलब कि आप हमेशा भगवान और जो भी मतलब है आप मान सकते हैं इसको। ऑक्यूपेशनल मतलब कि जो भी आप कार्य करते हो बहुत मन से कार्य, मतलब कि अपना जो भी जॉब आप करते हो तो आपको उस जॉब से कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इजिली, आपको अच्छा मजा आता है काम करने में, है ना, मजा आता है काम करने में। तो ये भी है। इन्वायरमेंटल मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपको सुख मिलता है, अच्छा लगता है आपको। और सोशल मतलब है कि समाज में आपका रिस्पेक्ट होता है, आप जहां भी काम कर रहे हो तो आपका रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं। जब रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलता है तो भी एक तरीके से ये दिक्कत करती है। तो सभी तरह से आपका जीवन सुखद होता है। तो इसे ही हम कहते हैं वेलनेस, कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। बहुत डीप नहीं जाना इसमें, बहुत नहीं आता है, सिंपली। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल। व्हाट इज लाइफ स्टाइल? द वे ऑफ लिविंग। व्हाट? द, ये वर्ड याद रखिएगा, द वे ऑफ लिविंग। हमारा जीवन जीने का या दिनचर्या करने का में जो भी चीजें शामिल होती हैं, दैट इज अ कॉल लाइफ स्टाइल। हो सकता है कि हम दिन भर में 6 घंटे कार्य करते हो, कोई 8 घंटा काम करता हो, कोई 10 घंटा काम करता हो, फिर हम जरा सा भी नहीं खेलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपके जीवन जीने का तरीका है। आप किस प्रकार से जीवन और किस चीज पर 24 घंटे में से आप किस पर अपना जीवन ज्यादा व्यतीत करते हो। मोबाइल कितना चलाते हो, टीवी कितना देखते हो, कितना खेलते हो, कितना अपना कार्य करते हो। तो इन सब का एक प्रॉपर बैलेंस ही एक अच्छी गुड लाइफ स्टाइल कहलाती है। यहाँ पे से हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल ओनली। अगर लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो द वे ऑफ लिविंग, सभी का लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, बट यहाँ पर हमें सीखना है गुड लाइफ स्टाइल या हेल्दी लाइफ स्टाइल। यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो हमारा जो दिनचर्या है उसमें हमें सभी चीजों को शामिल करना चाहिए जो एक अच्छी लाइफस्टाइल या एक अच्छी आदतें होती हैं। जैसे डे टू, यहाँ आपका पैटर्न, जैसे आपका क्या होता है, सही समय पे खाना खाना, ठीक है, अच्छी आदतें, ठीक है, खेलना, मनोरंजन करना, ये सब शामिल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में, कुछ लोग क्या करते हैं पढ़ाई करने के चक्कर में या काम करने के चक्कर में ना तो वो खेल पाते हैं, ना तो वो एंजॉयमेंट कर पाते हैं, कहते हैं कहाँ समय कहाँ है यार। तो इसका मतलब आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे। हेल्दी लाइफस्टाइल में सभी चीजों का समावेश होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? सभी चीजों का बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। मैंने वहां पे एक वर्ड आपको बताया ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से बताइए। सर आवाज
कट के आ रही, किसी की आ रही थी, किसी की नहीं आ रही है। ये सर समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये सब भी एक तरीके से हमारे फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि मतलब ऐसे ही ये चल रही टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत भी हम लोग सभी टॉपिक को टच करे रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हमने एकदम अननोन हम इस चीज के लिए या जानते ही नहीं इसके बारे में। अब हम लोग आते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है दैट इज न्यूट्रिशन। एजुकेशन में अगला टॉपिक आपका शुरू होगा न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन में आइए समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट। व्हाट इज डाइट? आपने बहुत तरीके सुना होगा, कोई लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, कोई लोग बैलेंस डाइट भी कहते हैं, कोई लोग न्यूट्रिशन भी कहते हैं, कोई लोग स्पोर्ट न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो सभी का मतलब आपको लगता है कि एक जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, सिंपली डिफरेंस है। आइए हम लोग इसी माइनर डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डाइट। सो द फूड कंज्यूम्ड बाय पर्सन और ऑर्गेनिज्म एवरी डे इज कॉल्ड डाइट। तो कोई भी बंदा क्या है कि खाने के लिए, मतलब कोई बच्चा क्या करता है, जो भी फूड, जो भी भोजन डेली अपने ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए खाता है, उसे हम डाइट कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या जीव के द्वारा प्रत्येक दिन खाए जाने वाला जो भी भोजन या होता है, आहार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डाइट कहते हैं। प्रत्येक दिन जो भी हमारे बॉडी में खाया जाता है वही हमारा डाइट, उसे हम डाइट कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस। अब हम जो भी भोजन में खाते हैं, देखिए अब ये भोजन क्या है, एक सिंगल नहीं होता है, इस भोजन में कई सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, है ना। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, है ना, सेलुलोज, और बहुत सारे चीज हो सकते हैं, फाइबर्स, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वही फूड में जो इतने सारे आपके कंटेंट्स या न्यूट्रिएंट्स मतलब दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम फूड। अब क्या हो रहा है कि इस फूड से जो केमिकल सब्सटेंस अलग अलग रूपों में हमारे बॉडी को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एक बार मतलब ये हम खाते तो खाना ही है, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या होता है वो पता चलता है बॉडी को हमारे कि कार्बोहाइड्रेट आया है तो उसे कैसे काम करना है, अगर फैट आया है तो किस तरह से डाइजेशन करना है, प्रोटीन है तो किस तरह से डाइजेशन करना है ना, कौन सा एंजाइम निकालना है। तो इसी केमिकल सब्सटेंस जब अंदर बॉडी के जाता है और उसका क्या होता है वो, एंड फूड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। समझ गए आई बात? वह रासायनिक पदार्थ जो हमें भोजन से मिलते हैं तथा हमारे शारीरिक अंगों के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। हिंदी में न्यूट्रिएंट्स को पोषक कहा जाता है। ठीक, देखिए बहुत ही माइनर चीजें हैं। केमिकल में बढ़ गया, बाई पार्ट हो गया भोजन, तो उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, और अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डेली जो हम खा रहे हैं वो हमारा डाइट कहलाता है। अब एक आता है बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो बस यही है, इसी केमिकल सब्सटेंस का एक सही प्रोपोर्शन, एक सही प्रोपोर्शन जो होता है केमिकल सब्सटेंसेस का, सारे केमिकल सब्सटेंसेस का जो कि फूड के अंदर होते हैं, द गुड रेशियो ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, और कुछ भी नहीं। A balanced diet is that which contains the proper amounts of each nutrients, macro and micro। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स आपको मिले हैं। न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल सब्सटेंस है, पहले मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद कि क्या है मैक्रो एंड माइक्रो, पहले इसको समझ लीजिए। बैलेंस डाइट में क्या है कि यही जो केमिकल सब्सटेंस आपको मिल रहे थे भोजन के द्वारा, ठीक है, इन्हीं का एक अच्छा प्रोपोर्शन। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, या फिर फैट ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, या फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं।
तो इनका एक अच्छा प्रपोर्शन, सारे जो हमारे केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी को नीड्स होती है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ये केमिकल सब्सटेंस क्यों हमको चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जब इनका गुड प्रपोर्शन होगा। यहाँ पे बस आपको कीवर्ड्स याद रखना है, अ गुड प्रपोर्शन, ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, बॉडी में जब जाते हैं और एक अच्छे प्रपोर्शन में आते हैं, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, मैं बताता चलूं, यहाँ बैलेंस डाइट से एक क्वेश्चन कॉमन हो गया है कि वह कौन सा ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, जैसे कि वह कौन सा हाँ भोजन तत्व है जिसमें सारे बैलेंस डाइट के गुण सम्मिलित होते हैं, या सारे बैलेंस डाइट मिल सकता है उसमें। ऑप्शन भी बहुत सारे आते हैं, जैसे मछली, क्या ये बैलेंस डाइट का अच्छा माना जाता है? दूसरा दूध, तीसरा मीट, चौथा कुछ भी आप रख लीजिए। अब बताइए इन तीनों में से बैलेंस डाइट कौन सा माना जाएगा? दूध माना जाएगा। दूध में तो यही चीज है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई 2-3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो दूध एक अच्छे बैलेंस डाइट का सोर्स माना जाता है, इसमें सारे प्रोपोर्शन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताता चलूं, ये क्वेश्चन भी इसमें से आया हुआ है। मैं आपको जितने नोट्स दे रहा हूं ना, सारे नोट्स के हर एक लाइन आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल है और डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पुट अप होंगे। मैं बता दूं आपको, रेशियो ऑफ बैलेंस डाइट, रेशियो ऑफ बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का रेशियो कितना होना चाहिए? 4:1:1। इसका मतलब क्या है 4:1:1 मतलब? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य हमारे भोजन है बैलेंस डाइट के, जो मुख्य सोर्स है या मेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो है आपके कार्बो या कार्ब, ठीक है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ठीक है। तो इन्हीं का जो रेशियो इसने बताया है, यही बताया है कि 4:1:1, यानी कि 60% हमें क्या लेना चाहिए? कार्बो लेना चाहिए, 20% क्या लेना चाहिए? फैट लेना चाहिए, और 20% प्रोटीन लेना चाहिए। ये बोल रहा है आपको 4:1:1। समझ में आ रही बात? अब आप बोलेंगे कि सर इसमें वो कहाँ गया, विटामिन्स कहाँ गया, मिनरल्स कहाँ गया? अब यही ना बोलना चाह रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर मेन मैक्रो की बात हो रही है, जो मुख्य 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 चीजें हैं। तो मुख्य तो ये एनर्जी देने वाले हैं। आई थिंक सर परसेंटेज का रेशियो गलत है। परसेंटेज का रेशियो गलत है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू 4:1:1, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट सर 80% होना चाहिए सर। आई 80% कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दिया ना, कि मैं ये बता रहा हूँ 4:1:1 आएगा कैसे, मतलब कैसे हम जानेंगे कि 4:1:1 क्या है। तो मैंने आपको बताया कि 4:1 इस प्रकार से हम इसको कार्ब और फैट और प्रोटीन का ही बांटते हैं। मेन इसी का पूछा जाता है, क्योंकि ये मेन आपका इन्हीं से एनर्जी मिलने का पूरा वो रहता है, और बॉडी इन्हीं से मेन पूरा फंक्शन करती है, सारे ऑर्गन इन्हीं के कारण ही फंक्शन करते हैं, ठीक है। बाकी जितने आप विटामिन देखते हैं या फिर मिनरल्स देखते हैं, तो ये जस्ट बॉडी को प्रोटेक्टिव फूड की तरह कार्य करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, बीमारी से बचाने का काम करते हैं। इनसे कुछ होने जाने वाला है थोड़ी नहीं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन ले लोगे बॉडी में, क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन लेने से हमारी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी या हमारी बॉडी बहुत अच्छा हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बस इनकी कमी के कारण, देखिए, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस जरूरी है, तो इनकी कमी के कारण प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ज्यादा होने पे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। मेन आपका ये चीजें काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये रेशियो याद करिएगा, ये पूछा जाता है। एक बार आपको और बताता चलूं कि किसी बुक में 4:2:1 दिया है, वो आंसर गलत है। आप उस आंसर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। मैं भी पहली बार जानता था, जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी इस आंसर को लेके चलता था। बाद में जब मैंने चीजों को जाना और देखा तो सही रेशियो ये है 4:1:1।
तो किसी किसी किताब में, पुरानी किताबों में ये दे रखा है, इसको गलत कर दीजिएगा, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अब हम बात करते हैं स्पोर्ट न्यूट्रिशन की। So what is sport nutrition? Sport nutrition is the study and practice of nutrition that deals with the nutrient या nutrition requirements of sport person. एक खिलाड़ी को किस प्रकार की, उसके इवेंट के अनुसार किस प्रकार की डाइट या किस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसी के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, इसी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन कहलाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि पहले बात तो ये डिपेंड करना चाहिए खिलाड़ी किस इवेंट का है, और उस इवेंट के हिसाब से उसके कौन से ऑर्गन्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बॉडी के, किस ऑर्गन पे ज्यादा काम करना है, उसको स्ट्रेंथ के लिए काम करना है तो उसको डाइट में प्रोटीन रिच होना चाहिए, है ना, समझ में आई बात। और अगर वो रनर वाला है, दौड़ने वाला है, जहां स्टेमिना की बात आती है, उसके डाइट किसकी रीच होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की रीच ज्यादा होनी चाहिए। देखिए ये सब जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक लंबे धावक की कौन सा डाइट कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए, एक लंबा दौड़ दूरी का धावक है या एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, उसकी डाइट में कौन सा अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, तो कार्बो होना चाहिए। या ऐसा बोल रहे कोई बॉडी बिल्डर है या फिर कोई वेट लिफ्टर है, उसके डाइट में कौन सा ज्यादा होना चाहिए डाइट कंपोनेंट्स न्यूट्रिशन का, तो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यही चीज है कि किसके डाइट में क्या जाएगा, इसी के बारे में जानना और समझना ही क्या कहलाता है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन कहलाता है, और कुछ भी नहीं है। ये डेफिनेशन धरा का धरा रह जाएगा अगर आप खाली इनके कीवर्ड्स को समझ लेंगे, थोड़ा सा मतलब को समझ लेंगे, फिर दिक्कत नहीं है आपको। आइए अब हम आपको जो देने जा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। इसमें फूड का क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग तरीके से बताया गया है कि फूड को कितने अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है, ये सारे बेसिस पर है, अलग अलग बेसिस, अलग अलग आधार पे अलग अलग तरीके से फूड को बांटा जाता है। जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है ना, बॉडी फूड से जो हमें केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं ना, उनको अलग अलग आधार पे अलग अलग द्वारा जाना जाता है। सबसे पहले बाई केमिकल इन नेचर, अगर हम केमिकल के नाम से जानेंगे, केमिकल के आधार बांटेंगे, तो ये इतने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स बहुत जरूरी हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, बताऊंगा अभी आगे कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, वाटर। अगर बाई केमिकल की बात करें, केमिकल सब्सटेंस की तरफ देखा जाए, तो जो भोजन होते हैं, भोजन का जो क्लासिफिकेशन होता है केमिकल के बेसिस पे, केमिकल सब्सटेंस की बेसिस पे, तो ये 5-6 प्रकार के पाए जाते हैं, 6 प्रकार के। अगर हम बॉडी में फंक्शन के हिसाब से देखें, ठीक है, बॉडी में फंक्शन के उनके कार्य के हिसाब से, ये क्वेश्चन आया था यूपी टीजीटी 2013, सॉरी हाँ 13 वाले में आया था, 15 में इसका पेपर हुआ था, मैंने ये दिया हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भोजन कार्य के हिसाब से कितने भागों में बांटते हैं, भोजन को कार्य के हिसाब से। तो फंक्शन के हिसाब से, अगर फंक्शन मतलब कि बॉडी में फूड कितने प्रकार से कार्य कर सकता है, तो उसके हिसाब से हमारे भोजन 3 प्रकार से कार्य करते हैं बॉडी में। एनर्जी गिविंग, एक ऐसे भोजन जो एनर्जी देने वाले हैं, एक ऐसे भोजन जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के आधार पे, और एक प्रोटेक्टिव फूड। 3 प्रकार की फूड होती है बायो फंक्शंस, याद रखिएगा, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार हमारे बॉडी में 3 प्रकार के भोजन पाए जाते हैं एनर्जी देने वाले। इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों को हम रखते हैं किसमें, इन दोनों को हम जानते हैं एनर्जी गिविंग फूड के नाम से। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होता है, प्रोटीन होता है। बॉडी बिल्डिंग क्यों होता है, एक तो ये हमारे मसल्स को ग्रो कराने में काम करता है, हमारे बॉडी को ग्रो कराने में काम करता है। दूसरा, टूटे हुए टिश्यूज जो होते हैं हमारे बॉडी में, उनको रिपेयर करने का, या जो भी हमें चोट चपाट लग जाती है बॉडी में, उनको ठीक करने का काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसीलिए इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टिव फूड मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो बीमारी होती है हमारे बॉडी में, या हमारे ऊपर वायरस या बैक्टीरिया हमला करती है, तो आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड के अंदर ऐसी क्षमता खुद ही होती है कि उसका एंटीवायरस बना लेते हैं, है ना। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव फूड में कौन सा है,
विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। तो ये दोनों कौन से होते हैं, प्रोडक्टिव फूड की कैटेगरी में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, यहाँ पे सिर्फ केमिकल इन नेचर में था और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज में आप जानते होंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होता है, हमको जरूरत नहीं इसको जानने का, बस थोड़ा सा क्लासिफाइड कर रहा हूँ इसको। अगर हम मास के मतलब, मास का मतलब है कि अमाउंट, कितना अमाउंट हमारे बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, मास मतलब कि उनके यूज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसके हिसाब से अगर क्लासिफाइड किया जाए तो दो प्रकार के फूड होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो कि मेजर फूड होते हैं। मेजर फूड मतलब कि जिनसे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। मेजर फूड जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को हमारी बॉडी फ्यूल की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से आते हैं इनके अंदर, इनके अंदर तीन आते हैं। कौन कौन से, कार्ब, नेक्स्ट हमारा क्या आता है फैट, और नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन। तो जो भी एनर्जी देने वाली फूड है उनको हम मैक्रो कहेंगे, जिनसे कि हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी देती है। ज्यादा मतलब ज्यादा यूज मैक्रो वालों का करती है, ठीक है। हमारी बॉडी अपना फंक्शन करने के लिए ज्यादा अमाउंट का रिक्वायरमेंट किससे करती है, इन तीनों से ही करती है। इसलिए इन तीनों को बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, मैं आपको बता दूं इन द सेंस ऑफ यूजीसी नेट। आपने यूजीसी नेट का अगर दिया होगा पेपर पिछले 2-3 सालों में, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिला होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन से शामिल नहीं होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, वही आपका विटामिन, जो की जरूरत हमें बॉडी को कम पड़ती है। यूज ऑफ या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारे बॉडी में किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है भोजन को। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बाय ओरिजिन। कैसे ओरिजिन होता है हमारे फूड का, एक तो प्लांट फूड होते हैं और एक एनिमल फूड होते हैं। ओरिजिन के हिसाब से हमारे फूड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। भाई भोजन आप 2 ही प्रकार से लेते हैं, एक वनस्पति से होता है या तो एनिमल से फूड ले रहे हो आप, मांस, मछली, अंडे, ये सब सारे चीजें इसमें शामिल होते हैं, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, मैंने इतने प्रकार से फूड को, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं। इसमें आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है बाय केमिकल नेचर, बाय फंक्शंस वाला और बाय मास। बस ये 3 आपको याद रखने हैं, बाकी याद नहीं रखने हैं। आपके फिजिकल एजुकेशन में यही चीज पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आज का आपका क्लास रहा। इसके बारे में डिटेल से हम अगली क्लास में आपको देंगे। ये चार्ट देख लीजिए मैंने बनाया हुआ है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अब हमारे कुछ ऐसे डाइट होते हैं जो न्यूट्रिशन देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको खाते हैं, जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है ये सब हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में बात करेंगे।